नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। यह आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन आंसर सीरीज का छठा सीरीज है और इसमें हम लेकर आते हैं 15 क्वेश्चनों का एक सीरीज जो कि विभिन्न सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और जिन्हें पुनः पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती या महादेव गोविंद रानाडे या केशव चंद्र सेन या राम मोहन राय? तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं वह राम मोहन राय, जिनको कि अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, जिससे कि हम लोग इन्हें राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने किया था। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पर जानते हैं कि ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने भारत में पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। साल 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा और उनके सहयोगी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर दयानंद सरस्वती की बात करें तो 10 अप्रैल साल 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो था वह आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था वह मूल शंकर था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। केशव चंद्र सेन जो है वह भी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। आगे चलकर इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले ने या दयानंद सरस्वती ने या राजा राम मोहन राय ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो जैसा कि आपने पता है कि मैंने आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना जो है वह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और बेलूर मठ की स्थापना जो है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आता है कि आत्मीय सभा, तो आत्मीय सभा की भी स्थापना जैसे कि मैंने बताया कि साल 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था और बाद में साल 1828 में इन्होंने ही जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। ज्योतिबा राव फूले जो है इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की कि राजा राम मोहन राय ने अपने सहयोगी डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी 1817 में की थी और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इन सभी के बारे में आपने जाना कि ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले आत्मीय सभा, उसके बाद कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? ऑप्शन है नारायण गुरु या दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद या ज्योतिबा राव फूले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्य समाज की स्थापना साल 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। बेलूर मठ की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर बात करते हैं सत्य शोधक समाज की, तो 24 सितंबर साल 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था शुद्ध एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना। इनका विचार जो था गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म में निहित है और ज्योतिबा राव फूले की फेमस पुस्तक भी है गुलामगिरी। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा राव फूले। और अन्य की अगर बात करें यहाँ पे साथ ही साथ, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रार्थना समाज के बारे में आपसे पूछा जाए तो केशव चंद्र सेन जो कि पहले ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, बाद में इन्होंने केशव चंद्र सेन ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर रहे इनके बारे में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक जो थे वह ज्योतिबा राव फूले थे। तो सही आंसर होता है डी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान गलत है। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई झांसी, तो यह बिल्कुल सही है। नाना साहब कानपुर, ये भी बिल्कुल सही है। और हजरत महल लखनऊ, ये भी बिल्कुल सही है। और कुंवर सिंह मेरठ, तो यहाँ पर बात करते हैं कि कुंवर सिंह जो है मेरठ, यह आपका मिलान गलत है, क्योंकि कुंवर सिंह ने साल 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह जो है 1857 की क्रांति में मेरठ से नहीं बल्कि बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह 1857 के सैनिक विद्रोह में सबसे उम्रदराज और सबसे सफल नेतृत्व प्रदान करने वाले भारतीय थे। कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ अनेक युद्ध किए, जिनमें केवल बीबी की जंग में यह पराजय को इनका पराजय का सामना करना पड़ा कि केवल एक ही युद्ध था, बीबी गंज का युद्ध जो था, बीबीगंज का जो युद्ध था, इसमें केवल यह पराजय का सामना किए। अन्यथा 80 वर्ष की उम्र के होते हुए भी इन्होंने अंग्रेजों से जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में इन्होंने विजय हासिल करी। 27 जुलाई साल 1857 को सर्वप्रथम कुंवर सिंह ने डनवर को पराजित किया और 23 अप्रैल साल 1858 को कुंवर सिंह ने अंतिम बार ली ग्रांट को पराजित किया था। और यहाँ पे आगे की अगर बात करें कुंवर सिंह के बारे में, तो कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल साल 1858 को ही 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व कर रही थी, नाना साहब जो थे वह कानपुर से कर रहे थे, और बेगम हजरत महल जो थे वह लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। अगला जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे। किसान वर्ग थे, या शिक्षित वर्ग थे, या जमींदार थे, या उद्योगपति थे। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों के निशाने पे प्रमुख रूप से जो थे वह जमींदार वर्ग थे। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। 1857 के सैनिक विद्रोह का, जैसा कि आपने पता है कि अगर तत्कालीन कारण पूछा जाए तो गाय और सुअर के चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करना था। 1857 के सैनिक विद्रोह की आधिकारिक जो शुरुआत है वह 10 मई साल 1857 को मेरठ से हुई थी। विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली आकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। 1857 के सैनिक विद्रोह का सूत्रधार जो है वह नाना साहब को माना जाता है। नाना साहब को इनका सूत्रधार माना जाता है। और 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का जो प्रतीक था वह कमल का फूल और चापाती था। कमल का फूल और चापाती, चापाती यानी कि रोटी था, इनका जो है प्रतीक था। 1857 के सैनिक विद्रोह का असफलता का सर्वप्रमुख कारण एकता की कमी थी। 1857 के सैनिक विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख कौन सा वर्ग था, तो जमींदार वर्ग था। अगला क्वेश्चन है कि परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। दयानंद सरस्वती, या शिवानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद, या स्वामी योगानंद। तो यहाँ पर परोपकारिणी सभा की अगर बात किया जाए तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक जो थे वह दयानंद सरस्वती थे। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि परोपकारिणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा साल 1880 में मेरठ में की गई थी और 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा का पुनर्गठन किया गया। परोपकारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य था वेदों का प्रचार प्रसार करना, जनसाधारण को इनसे परिचय करवाना। उसके बाद 1875 में इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने साल 1875 में मुंबई, तत्कालीन समय के बॉम्बे में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। और दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था वह मूल शंकर था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड वेलिंगटन, या लॉर्ड रीडिंग, या लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। तो सही आंसर होता है ए। कैनिंग के अगर शासनकाल की बात किया जाए तो कैनिंग का जो शासनकाल था साल 1856 से लेकर साल 1862
1962 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा। कैनिंग के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण जो घटना की अगर बात करें तो कैनिंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 जो आता है, इसका महत्वपूर्ण कार्य ये रहता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत पर जो है ब्रिटिश ताज का शासन लागू कर दिया जाता है। और इसी दौरान जो है इलाहाबाद को भारत की एक दिन की राजधानी बनाई गई थी। कैनिंग के काल में विभागीय यानी कि पोर्टफोलियो की शुरुआत होती है। जैसे कि आपने पता है कि प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के कई सारे विभाग हैं, तो इसकी शुरुआत इस प्रकार के विभागीय यानी कि पोर्टफोलियो की शुरुआत जो हुई थी 1858 के जो है अधिनियम के तहत हुई थी। और यह लाने वाला कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। आगे की अगर बात करें तो लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना ये थी कि इसी के शासनकाल में साल 1885 में जो है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे लॉर्ड रीडिंग की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था साल 1921 से लेकर साल 1926 तक जो था वह लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। और लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल साल 1931 से लेकर साल 1935 था। और इसी के शासनकाल के दौरान भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ। सॉरी, यहाँ पर 1931 से लेकर 1936 तक इसका कार्यकाल रहता है वेलिंगटन का। और इसी के दौरान जब यही भारत का गवर्नर जनरल रहता है या वायसराय रहता है तो भगत सिंह को फांसी दी जाती है। तो ये सारी घटनाएं लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह ने, कुंवर सिंह ने, बिरसा मुंडा ने या शरीयतुल्लाह ने? तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बिहार के जगदीशपुर से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। तो सही आंसर है होता है आपका बी। अब जैसा कि मैंने बताया कुंवर सिंह जो थे वह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे और यह परमार वंश से संबंधित थे। परमार वंश से संबंधित थे। 28 अप्रैल साल 1858 को ली ग्रांट के साथ इन्होंने अपना आखिरी युद्ध किया था और इस युद्ध में भी इनको विजय मिली थी। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जब यह 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे तो इनकी उम्र थी 80 वर्ष और इस दौरान इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी युद्धों में इन्होंने विजय हासिल करी। बस एक ही युद्ध इन्होंने हारा था जो नाम आता है बीबीगंज का युद्ध। इसके अलावा इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे वह सभी युद्धों में इनकी विजय हासिल होती है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि 23 अप्रैल साल 1858 को ग्रांट ली को कुंवर सिंह ने क्या किया? पराजित किया और जिसके कारण 23 अप्रैल को बिहार सरकार के द्वारा जो है कि विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 23 अप्रैल के दिन जो है बिहार सरकार के द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा, दिवस बिहार में, क्योंकि इसी दिन 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट को कुंवर सिंह ने हराया था। और अमर सिंह ने कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद कैमूर की पहाड़ियों में अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध जारी रखा। तो इसी दौरान जब हमारे कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उनका नेतृत्व किनको मिलता है? अमर सिंह को। और इस दौरान ठीक है 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के बाद नेतृत्व जो करते हैं वह अमर सिंह करते हैं। और यहाँ पर बिरसा मुंडा, जैसा कि आपने पता है कि बिरसा मुंडा जो है वह झारखंड से संबंधित है, मुंडा आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह, और उसके बाद अमर सिंह करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे ने या राजा राम मोहन राय ने या दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस जो है वह विवेकानंद के गुरु थे और इन्हीं के सम्मान में बेलूर मठ की स्थापना की गई। दयानंद सरस्वती की अगर बात किया जाए तो दयानंद सरस्वती के द्वारा साल 1880 में परोपकारिणी सभा की स्थापना किया गया और उसके बाद साल 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय की बात किया जाए तो साल 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था
और 1817 में इन्होंने कोलकाता में हिंदू विश्वविद्यालय खोला था और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब यहाँ पे बात आता है कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया। तो प्रार्थना समाज को जो लोकप्रियता मिली वह महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा मिली थी। तो सही आंसर होता है ए। प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने करी थी। तो यहाँ पे लोकप्रियता की बात है, अगर आपसे स्थापना की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना साल 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। पांडुरंग के द्वारा जो है किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज के स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से। अब यहाँ पे होता है कि आत्माराम पांडुरंग को प्रेरणा किससे मिली थी। तो केशव चंद्र सेन से, केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है कि इनको प्रेरणा मिली और जिसके बाद इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो ये रहे इनके बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी। साल 1885 में या साल 1886 में या साल 1887 में या साल 1888 में। तो जैसा कि आपने बताया कि साल 1885 में, यानी कि 28 दिसंबर साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना हुई थी। और इस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वह साल 1887 में की गई थी। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वह महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। और इसका जो पहला सत्र है साल 1887 में मद्रास में ही आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया और बहुविवाह का निंदा किया गया। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। तो महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात यानी कि पश्चिम का सुकरात भी कहा जाता है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना में रघुनाथ राव ने, जैसा कि मैंने बताया कि रघुनाथ राव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महादेव गोविंद रानाडे जो थे बाल विवाह के विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। बहादुर शाह प्रथम के द्वारा या अकबर द्वितीय के द्वारा या ब्रिटेन की महारानी प्रथम के द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और 1815 में इन्होंने जो है आत्मीय सभा का गठन किया था। 1817 में इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। और 1829 में इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप भारत से सती प्रथा का अंत हुआ। और इस दौरान जो है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था जब सती प्रथा का अंत किया गया। और इसी कारण से ठीक है, जब यहाँ पे इसी दौरान मुगल शासक जो तत्कालीन समय में राजा हुआ करता था वह अकबर द्वितीय था। तो अकबर द्वितीय ने ही जो है राजा मतलब कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। पहले इनका मूल नाम राम मोहन राय था और इन्हें राजा की उपाधि जो है वह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। तो जिसके कारण अब इनका पूरा नाम हो जाता है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय की उपाधि या राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था जो कि मुगल शासक थे। तो सही आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। पहला है जाति जन्म से निर्धारित होती है। दूसरा विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। तीसरा है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। तीसरा है जाति सदस्यता में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। तो जैसा कि आपने पता है कि भारत में जो है विवाह समूह सदस्यों के बाहर हो सकता है, ये जाति प्रथा में वर्णन नहीं मिलता है क्योंकि आप विवाह अपने समूह के सदस्य से ही कर सकते हैं, समूह के बाहरी सदस्यों से नहीं कर सकते हैं। तो सही आंसर होता है यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आधुनिकीकरण या सामाजिकरण या पश्चिमीकरण या धर्मनिरपेक्षता।
तो यहाँ पर जो होता है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहा जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अब यहाँ पे जानते हैं कि सामाजिक मूल्य समाज के ऐसे प्रतिमान या अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति समूहों के गुण और अवगुण का मूल्यांकन करते हैं। सामाजिक मूल्य दैनिक जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत हैं। मूल्य किसी सांस्कृतिक सारभूत तत्व हैं जो कि आपके अभौतिक विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं। अगर यहाँ पे बात करें आधुनिकीकरण की, तो आधुनिकीकरण जो है वह नवाचार को अपनाने से संबंधित है। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो। और पश्चिमीकरण का मतलब होता है कि हम अपने से पश्चिम, यानी कि जहाँ पे यूरोप जैसे कंट्रियों, अमेरिका जैसे कंट्रियों की चीज़ों को अगर अपने ऊपर लागू करते हैं तो उसे हम लोग पश्चिमीकरण कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सामाजिकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा राव फूले। तो जैसा कि मैंने बताया कि साल 1873 में ज्योतिबा राव फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और इनका मूल उद्देश्य था जातीय ब्राह्मणवाद से लोगों को जागरूक करना। इन्होंने इसी से रिलेटेड एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। तो सही आंसर होता है डी कि सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वह ज्योतिबा राव फूले थे। ज्योतिबा राव फूले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था। इन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। सावित्री फूले ने बालिका विद्यालय की स्थापना की। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण या नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि साल 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। साल 1817 में इन्होंने हिंदू विद्यालय की स्थापना की। साल 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और साल 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से भारत से सती प्रथा का अंत किया। बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। तो जैसा कि मैंने बताया कि दयानंद सरस्वती के द्वारा साल 1880 में मेरठ में परोपकारिणी सभा की स्थापना किया गया और साल 1875 में मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। महात्मा गांधी के बारे में लगभग सभी को पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह या बहादुर शाह या मसूद अली शाह या निजाम शाह। तो यहाँ पर बात करते हैं कि अवध राज्य का अंतिम शासक जो था वह वाजिद अली शाह था। तो सही आंसर होता है ए। वाजिद अली शाह को साल 1856 में कुशासन के आधार पर अवध से हटा दिया गया। उस समय भारत का तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था। अजमत अली शाह के उत्तराधिकारी जो थे वह वाजिद अली शाह थे। तो अजमत अली शाह जो है 1848 में अपने उत्तराधिकारी के रूप में वाजिद अली शाह को शासक नियुक्त किया। और जैसा कि पता है कि डक्विंस ऑफ लैप्स, जिसको कि हम राज्य हड़प की नीति के नाम से जानते हैं, इसी के दौरान अवध पर कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को उनके राज्य से बेदखल कर दिया जाता है और तत्कालीन समय में लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का गवर्नर जनरल था। अवध राज्य के स्थापना की अगर बात करें तो अवध राज्य के संस्थापक के नाम में आता है शहादत खां। शहादत खान ने अवध राज्य की स्थापना करी थी और इस राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी लखनऊ हुआ करती थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मतलब कि अवध का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खां। इसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। और वाजिद अली शाह के पिता का नाम क्या था? तो वाजिद अली शाह के पिता का जो नाम था वह था अजमत अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह के पिता का नाम अजमत अली शाह था। तो दोस्तों ये थे छठा क्लास जिसमें कि हमने 15 क्वेश्चनों को लेकर आया आपके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।